डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, इन्होंने इसको मंत्रालय बनाया। और फर्स्ट फेज में एक भी कंपनी का निजीकरण नहीं हुआ। निजीकरण की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई। 12 कंपनी, बड़ी कंपनियों को बेच दी गई। हाँ, और बहुत भारी संख्या में इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट भी किया। तो 12 कंपनी जो बिकी तो उसमें जितने SC ST रहे होंगे वो कहाँ गए? तो शुरू कब हुआ, अब उस कहानी पे आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हाँ जब आई तो इन्होंने पहली सरकारी कंपनी है जिसको बेचा, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री 2000 में। A to Z किसी भी कंपनी को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज नहीं किया। पर यह बात दलित घरों में कैसे पहुंची? दलित एक्टिविस्ट लोगों ने पहुंचाया। अभी तो इन्होंने क्या इसका कोई स्टडी किया था, या कहीं इनको किसी ने ट्रेनिंग दी थी, या ये बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में गए थे? कन्फ्यूजकी होता है ना, RSS बीजेपी के लोग कन्फ्यूजकी कर देते हैं। तो दलित को भी अपना दिमाग लगाना चाहिए ना। अम्बेडकर की संतानें हैं, दिमाग खोखला है, खाली है, गोबर है इसमें। कांग्रेस पार्टी ने, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जब फिनांस सेक्रेटरी थे, फिनांस मिनिस्टर थे, तो एक भी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। लोग अपने हाथ में मोबाइल लिए हैं, गूगल कर दें कि हु स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। LPG लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P यानी प्राइवेटाइजेशन, और G यानी ग्लोबलाइजेशन। इसको कांग्रेस ने शुरू कर दिया। मतलब जो मूर्खों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ख होगा उसे भी यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब BSNL बन गया तो इंडिया भी विश्व के तमाम देशों के साथ जुड़ गया। निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन क्या है मिथक, क्या है यथार्थ? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस विषय पर 2 खंडों में अम्बेडकरनामा पर स्पेशल रिपोर्ट डिस्कशन ला रहा हूं। अमूमन जब हम बहुजनों की सभा में जाते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ही तो निजीकरण शुरू किया था। यह बात सही है कि कांग्रेस ने निजीकरण शुरू किया था, लेकिन क्या है मिथक, क्या है यथार्थ, यह जानना बेहद जरूरी है। यह भी आपको आंकड़ा होना चाहिए आपके पास कि यह कब शुरू हुआ। क्या कांग्रेस के ज़माने में जब शुरुआत हुई थी तो कितने कंपनीज बेचे गए या कितने बनाए गए? बीजेपी सरकार जब आई, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, क्या बेचा, ये तमाम फैक्ट्स इस एपिसोड में आप जानेंगे। दूसरे एपिसोड में जब आएंगे तब बात करेंगे UPA 1, 2 और मोदी सरकार की, कि क्या बेचा गया, क्या खरीदा गया, ये बात करेंगे। पहले एपिसोड में आता हूं कि 91 से लेकर और 2004 तक कि निजीकरण के क्या है मायने, कांग्रेस ने क्या बेचा, क्या बनाया, बीजेपी ने क्या बनाया, क्या बेचा। बहुत शोध के साथ इस एपिसोड में हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद हैं, दलित चिंतक हैं और काफ़ी रिसर्च करते हैं। अभी अमेरिका भी जाने वाले हैं भाषण देने के लिए। बहुत शोध के साथ आए हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर फैक्ट क्या है। फैक्ट चेक बोलते हैं ना एक टेलीविज़न की भाषा में, फैक्ट चेक। तो हमारे लोग, खास तौर से जो दलित बैकवर्ड हैं, बगैर फैक्ट चेक किए हुए एक सांस में बोल देंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस उसको नहीं पता होता है। इसलिए विशेष एपिसोड आपके लिए सुनिए, पूरे परिवार को सुनाइए। चंद्रभान जी हमारे साथ हैं और उन्हीं से चर्चा करने वाला हूं। स्वागत है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपका यह एपिसोड जी मेरे मूल्यांकन में दलित समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलित समाज, दलित मिडिल क्लास, जो चंदा देने वाला समाज है, जो कांग्रेस ने तैयार किया, यह भी एक बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, तो कांग्रेस ने दलितों में एक ऐसा मिडिल क्लास पैदा कर दिया जो चंदा देने लायक हो गया।
जो जिन दलित जनरेशन्स ने मैंने देखा है कि जमींदारों के यहाँ शादियाँ होती थीं तो बारात आती थी तो सिक्के उछालते थे आसमान में, तो बुजुर्ग से लेके बच्चों लूटने के तक, लिए हाँ। हाँ, अब महिलाएं लूटती थी। तो कांग्रेस ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जो चंदा देने लायक हो गया, और ये चंदा देने लायक वर्ग ने बाबा साहब का जो भी किया दिया है उसको खत्म करने का काम शुरू किया। कैसे? अब जैसा कि आपके कमेंट बॉक्स में जो लोग लिखते हैं, हमसे भी बातें करते हैं, तो हम जनरली लोगों से उलझते नहीं हैं। हम बोलते हैं ठीक है, आप ही सही कह रहे होगे, क्योंकि जब पूरे दलित समाज में या पूरे समाज में यह बात व्याप्त हो गई हो कि ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, LPG लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P यानी प्राइवेटाइजेशन, और G यानी ग्लोबलाइजेशन, इसको कांग्रेस ने शुरू कर दिया। मतलब जो मूर्खों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ख होगा उसे भी यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब VSNL बन गया तो इंडिया भी विश्व के तमाम देशों के साथ जुड़ गया। जब ईमेल का ज़माना आ गया तो देश एक दूसरे के साथ सारे देश जुड़ गए। जो देश नहीं जुड़ पाए, रसिया और नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, 3 देश, वो आज भी पिछड़े के पिछड़े हैं। रसिया की कलई खुल गई यूक्रेन वार में। यह एक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन थी। हर देश एक दूसरे से जुड़ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें। इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई, अमेरिका के। ग्लोबलाइजेशन वाला जो है LPG ग्लोबलाइजेशन, हाँ यस, न्यूयॉर्क से हुई। तो न्यूयॉर्क से हुई तो भारत में भी आई। भारत इससे अछूता नहीं रखता था। चीन तो भारत से 8 साल पहले घुस गया इसमें, 80 के दशक में। हाँ, चीन घुस गया, और चीन आज कितना आगे है हमसे। तो एक तो यह मिथक हर दलित अपने दिमाग से निकाल दे कि कांग्रेस की कोई साजिश थी जिसकी वजह से भूमंडलीकरण हुआ। ऐसा ये 91 में शुरू हुआ भारत में LPG। यस, 91 में। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार आई तो ठीक है, उसको अब समझे कि लिबरलाइजेशन, हाँ, और P प्राइवेटाइजेशन, और G ग्लोबलाइजेशन, हाँ, LPG। हाँ यस। अब इसका जो बैकग्राउंड देख लीजिए। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आने के कुछ महीने पहले भारत की सरकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको कहते हैं जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, यानी आपका पैसा विदेश ज़्यादा चला गया और आपका एक्सपोर्ट कम रह गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो गया। हाँ, तो स्थिति उसी समय शायद चंद्रशेखर जी की सरकार थी, तो कुछ सोना वोना कहीं विदेश हाँ, में तो गिरवी केवल रखने या कुछ आया था मामला। 3 सप्ताह रह गए। वर्ल्ड बैंक और IMF ने नोटिस दिया इंडिया को कि यू आर गोइंग टू बी ए डिफॉल्ट नेशन। आप, भारत देश एक इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को डिफॉल्ट करने वाला है। तो चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने 21 मई और 31 मई 1991 के बीच में 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा, चुपचाप रात को चार्टर्ड प्लेन में, और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को 20 टन गोल्ड, प्योर गोल्ड प्लेज किया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को। तो स्थिति ये हो गई थी। तब नरसिम्हा राव की सरकार आई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर के बाद। तब इन्होंने कहा कि गोल्ड तो अब इसके अलावा हमारे पास है नहीं और बाहर से डॉलर लाने के लिए। तब मनमोहन सिंह का दिमाग जो है चालू हुआ। उन्होंने कहा कि पहले रुपये को डीवैल्यू करो, क्योंकि हमने अपनी शान में रुपये का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा के रखा है ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने का सिस्टम बनाया
और फिर लाइसेंस राज को उन्होंने ख़त्म करना शुरू किया, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना शुरू किया। जो बाहर से गुड्स लोग इंपोर्ट करते थे जैसे कि टेलीविज़न, तो इस पर से कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दिया इन्होंने, ताकि लोग जो है भारत में सामान खरीदें और इकॉनमी थोड़ा मूव करे। और कुछ ही दिनों में करीब $5 बिलियन का इनके पास सरप्लस हो गया, सोना वापस लाए। तो इन्होंने इसी समय एक डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट खोला। किसने? नरसिम्हा राव की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह साहब फिनांस सेक्रेटरी थे। डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ओके। और तमाम लिटरेचर अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया, एकदम भयंकर आर्थिक तबाही के बीच कैसे इंडियन रिपब्लिक को सस्टेन किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग मुथूट फिनांस के पास जाके अपने ज्वेलरी को प्लेज करके कुछ पैसे लाते हैं। एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स में 2004 का, मार्च 21 2004 को छपी ये आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि द इनिशियल एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स इन डिसइन्वेस्टमेंट डिड नॉट हैव प्राइवेटाइजेशन एज द गोल। इस रिपोर्ट का कहना है कि शुरू में प्रयोग के तौर पर जो डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था, इसका लक्ष्य प्राइवेटाइजेशन कतई नहीं था। इसीलिए मैं आपको दोबारा मैं कहना चाहूँगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जब फिनांस सेक्रेटरी थे, फिनांस मिनिस्टर थे, तो एक भी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। लोग अपने हाथ में मोबाइल लिए हैं, गूगल कर दें कि हु स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब जो 91 से 96 की सरकार है, एक भी सरकारी कंपनी उसमें इकोनॉमी लिबरलाइज हुआ। यस, लाइसेंस कोटा राज खत्म हुआ। हाँ, उससे दलितों को भी बाद में कंपनी बनाने में सहूलियत मिली। अच्छा, उस पर आएंगे, पहले साम्राज्य इसमें बोलिए। तो एक भी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के 5 साल में नहीं हुआ, जब फिनांस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे और माउंटेन सिंह साहब फिनांस सेक्रेटरी थे। अच्छा, तो यह बात दलित एक्टिविस्ट के बीच कैसे गई कि चूंकि कांग्रेस ने ही प्राइवेटाइजेशन शुरू किया है, इसलिए गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेटाइजेशन। कांग्रेस ने तो इस बात को फैलाया नहीं होगा, क्योंकि उसने तो प्राइवेटाइजेशन किया ही नहीं। तो कांग्रेस वाले चुप क्यों रहते, वो क्यों नहीं बोलते? तो इसीलिए तो सत्ता में नहीं है। कांग्रेस वालों को इतनी अकल होती तो ये सब सारी बातें कहते ना। तो चूंकि कांग्रेस चुप रही, तो दलित समाज में यह बात कन्फर्म हो गई कि कांग्रेस ने किया, कि ग्लोबलाइजेशन ने कांग्रेस ने किया। डिसइन्वेस्टमेंट चूंकि उन्होंने शुरू किया था, थोड़ा 5-10% कुछ जगहों पर बेचा देश को बचाए रखने के लिए, और एक भी कंपनी को प्राइवेटाइज नहीं किया। तो ये बात दलित, जो नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की, कोई किसी भी कंपनी को, A to Z किसी भी कंपनी को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज नहीं किया। पर यह बात दलित घरों में कैसे पहुंची? दलित एक्टिविस्ट लोगों ने नहीं पहुंचा है अभी तो इन्होंने क्या इसका कोई स्टडी किया था, या कहीं इनको किसी ने ट्रेनिंग दी थी, या ये बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में गए थे? कन्फ्यूजकी होता है ना, आरएसएस बीजेपी के लोग कन्फ्यूजकी कर देते हैं। तो दलित को भी अपना दिमाग लगाना चाहिए ना। अम्बेडकर की संतानें हैं, दिमाग खोखला है, खाली है, गोबर है इसमें। तो पहला प्राइवेटाइजेशन हुआ भारत में वाजपेयी गवर्नमेंट के। नहीं, उसके पहले अभी 5 साल की समीक्षा बाकी है, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूँ। कोई भी बिका नहीं पहले फेज में, कोई भी कंपनी बना क्या, कुछ बना भी? हम समझते हैं उस समय बहुत सारी कंपनी बनी थी। बताइए। वो सरकारी
हाँ, हम वो स्टडी नहीं कर, हम तो अभी तो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो हम ला देंगे अगले अगले डिबेट में। तो ये दलित घरों में ये बात कैसे गई कि कांग्रेस ने प्राइवेट भूमंडलीकरण शुरू किया, कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, जबकि हाँ, उस समय जो उदारीकरण किया, तो दलित समाज में जो दलित एक्टिविस्ट हैं या दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी की एनालिसिस करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट गरीब दलितों पर क्या पड़ता है, इसको ध्यान में नहीं रखते। इसका इम्पैक्ट गांव वालों दलितों पर क्या पड़ता है, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। 1991 के बाद फैक्ट्रियां बढ़ी, सिटीज एक्सपेंड हुई, करोड़ों लोग गांव से निकलकर शहरों में आए और हलवाई प्रथा अपने आप पूरे नॉर्थ इंडिया से ख़त्म हो गई। बैल ख़त्म हो गए। कोई बैल दिखा दे गांव में मुझे, जो सुन रहे हैं इस आपके अंबेडकर नामा को। तो बैल ख़त्म हुए तो हलवाई प्रथा ख़त्म हुई और दलित समाज के नौजवान सवर्ण समाज या लैंडलॉर्ड से मुक्ति पाकर शहरों में आए। आज हर तीसरे घर में बाइक है। यह उदारीकरण का इम्पैक्ट है। पर उदारीकरण को दलितों ने उदारीकरण का विरोध केवल दो ही शक्तियां कर रही थी, आपको याद होगा। एक तो आरएसएस था और एक वामपंथी थे। यही तो लोग थे ना। पर अंबेडकरवादी तो अलग स्वतंत्र एक विचारधारा है ना। तो वामपंथ की और आरएसएस ने तो कौन स्वदेशी जागरण मंच बना रखा था। और ये भी कहते थे कि केरला के एक बहुत बड़े ओबीसी इंटेलेक्चुअल थे कि कोका कोला की जगह कोकोनट वाटर हम सर्व करेंगे जगह जगह। ये अमेरिका जो लूट लेगा हमारे देश को। तो अगर दलित को एक जमींदार के खेत पर काम करना है और शहर में किसी फैक्ट्री में काम करना है, तो कोई भी स्वाभिमानी दलित फैक्ट्री में काम करना पसंद करेगा। सामंतवाद से पूंजीवाद में इसी संक्रमण हुआ ना। लेकिन जो आपका जो अंबेडकरवादी हैं, जो आपके एक्टिविस्ट हैं, इस लेवल की बहस उनसे आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो गाली देना शुरू करेंगे। कांग्रेस के एजेंट हैं। हाँ, ये कांग्रेस के एजेंट हैं। हाँ, तो ये इतने निम्न कोटि के लोग हैं और गाली गलौज कर देते हैं। इसीलिए हमने जब भी ये कहते हैं, हमने कहा आप ही सही कर रहे हो, जाओ। तो उदारीकरण से भारत का फ्यूडलिज्म टूटने लगा। किसी गांव में आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार के बारे में नहीं मालूम है क्योंकि मैंने बिहार के किसी गांव की स्टडी नहीं किया है। हर विलेज, अगर विलेज 70 दलितों का है, परिवारों का है, तो कम से कम 125-150 लोग शहरों में भाग के आए हैं 2010 के बाद। और हर दलित बस्ती में 3-3, 4-4 दुकानें खुली हैं, जहाँ पर शैम्पू भी बिकता है, लिपस्टिक भी बिकता है और फेयर एंड लवली भी बिकता है, सिगरेट भी बिकता है। दलितों को मैंने ऐसे सिगरेट पीते हुए देखा है उन दलित बस्तियों में जो जमींदारों के यहाँ रात का बचा हुआ शादी में खाना बटोरने के लिए लाइन में लगते थे। तो जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, दलित जो मिशन वाले हैं, तो क्या गरीब दलितों के बारे में इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए? नहीं, अभी तो थ्योरेटिकल सवाल पे आ रहे हैं कि वहाँ कोई बेचा नहीं गया, है ना, लिबरलाइज एक भी कंपनी कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। अब आइए, तो शुरू कब हुआ, अब उस कहानी पे आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, हाँ, जब आई तो इन्होंने पहली सरकारी कंपनी है जिसको बेचा, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री, 2000 में। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड वाज मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2000। नॉट ओनली दैट, देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट, उसको बाद में इन्होंने मंत्रालय बना दिया अरुण शौरी को मंत्री बनाया। दूसरे जो कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड लिखने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने मंत्री बनाया। वाजपेयी के समय में जो है 12 बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का
निजीकरण हुआ, जिसमें मारुति उद्योग जो खरबों अरबों डॉलर की कंपनी है एक था। मारुति पहले वो सरकार नियंत्रण में था हमारे। हाँ, इसको संजय गांधी ने लगवाया था। 12 PSUs को प्राइवेटाइज किया, जिसमें मारुति उद्योग लिमिटेड 2002 में किया, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड रिलायंस को बेचा इन्होंने 2002 में, हिंदुस्तान जिंक को बेचा 2002 में, बाल्को भारत एल्युमिनियम लिमिटेड को इन्होंने 2001 में बेचा, VSNL को इन्होंने 2002 में बेचा, और बहुत सारी कंपनियों में डिस इन्वेस्टमेंट भी किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज नई बनी भी। अच्छा, जैसे हैं कुछ कंपनियां, हमें मालूम है ठीक से, उस पर अलग से बात हो सकती है जी। तो आज अंधाधुंध हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, तब नहीं तो नहीं, अभी सेकंड एपिसोड में उस पर बात हाँ, नहीं अभी पहले ये एनालिसिस कर लेते हाँ, ये एनालिसिस मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, बताया, कितना सच है कितना नहीं मेरे हाथ में एविडेंस नहीं है। वाजपेयी RSS को PMO से दूर रखते थे। अच्छा, RSS को PMO में एंट्री नहीं दिया था, बस कुछ लोगों को रिकमेंडेशन आए, उनको VC बना दीजिए, इनको ये बना दीजिए, इनको, यहाँ तक वाजपेयी जो है कंट्रोल एक था मामला। एक मामला था। वो RSS के कुछ बातें मान लेते होंगे, लेकिन पूरी बातें नहीं मानते थे वो, घुसने नहीं दिया ये अपने सरकारी कामकाज में। तो अब प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा ये बीजेपी ने ऐसा शुरू करके, जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं बड़े, उनमें ये मैसेज एक चला गया, इन्होंने भेजा या उन्होंने ऐसे पढ़ लिया कि भाई जब 12 इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, जब मारुति उद्योग बिक गया, ये सब कांग्रेस ने ही बनाया था, ये सब कांग्रेस ने बनाया था, ऑल कांग्रेस मेड। और आप पूछ रहे थे, मुझे ध्यान आया बाद में, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 16 नए पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाए और एक को भी प्राइवेटाइज नहीं किया। अच्छा, 91 से पहले राजीव गांधी जी ने। तो ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी प्राइवेटाइज करने वाली पार्टी है, तो यह दोष कांग्रेस पर कैसे चला गया? कांग्रेस ने तो ये दोष अपने ऊपर लिया नहीं होगा। कांग्रेस चुप बैठ गई तो यह एक कारण होगा कि भाई सच में इन्होंने प्राइवेटाइज किया है, तो चुप बैठ गए हैं। पर ये पढ़े लिखे दलित समाज को क्या अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना चाहिए कि हमारे समाज में झूठ बोलने वाले लोग घूम रहे हैं? PSUs बना तो उसमें रिजर्वेशन भी लागू हुआ, जाहिर है नौकरी में। ऑब्वियसली PSUs में जितना अच्छे से रिजर्वेशन लागू हुआ है PSU बैंक में और PSU कंपनीज में, उतना सरकारी में भी नहीं है। तो इसको अगर समराइज करें इस पूरे फर्स्ट एपिसोड में, कि डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, इन्होंने इसको मंत्रालय बनाया। और फर्स्ट फेज में एक भी कंपनी का निजीकरण नहीं हुआ। निजीकरण की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई। 12 कंपनी, बड़ी कंपनियों को बेच दी गई। हाँ, और बहुत भारी संख्या में इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट भी किया। तो 12 कंपनी जो बिकी, तो उसमें जितने SC ST रहे होंगे वो कहाँ गए? अब ये अलग शोध का विषय है, या अलग अच्छा, मैं उस समय स्टूडेंट था चंद्रभान जी, और एक सवाल और मैं पूछता हूँ। मुझे ध्यान है कि दलित में बहुत रोष था इस लिबरलाइजेशन को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत रोष था। तो इस रोष को रिजॉल्व करने के लिए किसी पार्टी के द्वारा कोई एफर्ट लिया गया? देखिए, एक तो पूंजीवाद टूटा, सामंतवाद टूटा, पूंजीवाद आया, लेकिन हम 2004 तक के फेज में आ रहे हैं। 2004 के बाद अलग बात करेंगे। 2004 तक दलित कैसे भागीदारी हो दलितों की इस लिबरल इकोनॉमी में, किसी सरकार के द्वारा कोई एफर्ट लिया गया? अगर लिया गया तो दलित समाज का रिस्पांस क्या था? देखिए, इसमें एक ही एफर्ट है। जब मध्य प्रदेश की सरकार हेडेड बाय दिग्विजय सिंह, उन्होंने तो स्पष्ट कहा, आप उसमें शामिल थे,
कि भाई अब जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कुछ ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दलितों के लिए कोई रास्ता चाहिए। तब उन्होंने सप्लायर डाइवर्सिटी का जो हम लोगों ने प्रपोजल दिया था उसको मान लिया, और 1.5 साल के भीतर 80 करोड़ या कितने का बिजनेस हो गया। तो दिग्विजय सिंह शायद ऐसा नहीं लगता कि बगैर कांग्रेस लीडरशिप के परमिशन के किए होंगे, ऐसा तो नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई ना, सीएम नहीं कर सकता ऐसे, कोई सीएम ऐसा नहीं कर सकता है कि इतना बड़ा प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट का डिसीजन ले जिसमें ये कहा जाए कि आदिवासी और दलितों को सरकारी खरीदों में उनकी पॉपुलेशन 30% उन्होंने किया था, 30% की भागीदारी हम देंगे, जो भी खरीदेंगे सरकार, जो भी चीज़ खरीदेगी, कॉन्ट्रैक्ट ठेका देगी, पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, हॉस्टल्स को चलाने में, राशन खरीदने में, पेन पेंसिल लागू हो गया था, लागू हो गया। 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया 1.5 साल के भीतर, ये 1.25 साल या 1.5 साल के भीतर। तो यह एक प्रयास हुआ। दलित समाज की ओर से इस एफर्ट का क्या रिस्पॉन्स था? बहुत नेगेटिव। क्या? जैसे अरे दलित समाज ये कहने लगा कि जो हम सत्ता पर कब्जा करने की दिशा में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए दिग्विजय सिंह साहब ने ये चाल खेली है। हाँ, और सत्ता की दिशा में जाके फिर करना क्या था? यही तो होना था। अगर तो सत्ता मिल भी जाती तो काम तो यही होना था ना, कि आपको हर जगह भागीदारी चाहिए। देखिए, आपको एक अलग से कार्यक्रम करना चाहिए जो हमारे, अब मैं मान चुका हूँ, जब मैं ये देख लिया कि दलित समाज को आप कोई, जो दलित मिडिल क्लास है, कोई चीज़ आप समझा नहीं सकते, क्योंकि दलित समाज ने कहीं न कहीं चेतना में आ गया है। कई बार चेतना में कोई चीज़ कही नहीं जाती है, दिखती नहीं है, पर वो अंदर अंदर काम करती है कि जो भी दलितों के हित में काम कर रहा है उसका एक मकसद है कि दलित को रोकना है, गुस्से से रोकना है। वह जो है सत्ता प्राप्ति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर दलित समाज इस सिस्टम में शामिल हो गया तो सत्ता के प्रति इसकी भूख कम हो जाएगी। तो सत्ता लेके करेंगे क्या, ये तो स्पष्ट रहना चाहिए ना। अब तो पिछले तो 25 साल से पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में सत्ता तो है ही है, रही है। बीच बीच में स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई सब क्या ये सब वो बनिया बनने पिछले 25 साल में या 30 साल में उत्तर भारत में तो समाज, ये जो सोशल जस्टिस और दलित जस्टिस वगैरह की सरकारें रही हैं ना, कुछ किया है बताइए? लालू जी, नीतीश जी, मुलायम जी, मायावती जी, कोई ऐसा काम किए हैं कि जो एक फ्यूचरिस्टिक हो, जो दलितों को जो है के डेवलपमेंट में उसका उतना ही बड़ा भाग हो जैसे कि पब्लिक सेक्टर ने किया है, वैसे सरकारी बैंक ने किया है। राजीव गांधी का वो जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, किसी ने किया है, स्पेशल ड्राइव चलता था उस समय, हाँ, किसी ने किया है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दलित समाज ने, दलित मिडिल क्लास ने ऐसे नहीं, सब नहीं है, बहुत लोग इस बारे में सोच रहे हैं आजकल, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भाषणबाज लोगों ने ये सब फैलाया है, और चूंकि हमारे यहाँ शोध की परंपरा नहीं है, नहीं तो इसका लॉस क्या? लॉस ये हुआ, हर पार्टी ने ये कंक्लूड कर लिया है कि जिसने भी दलितों का फायदा किया है उसको दलित अपना एनिमी नंबर 1 मानते हैं। बीजेपी एनिमी नंबर 1 नहीं है। तो अगर लेकिन अभी घोसी उपसभा चुनाव हुआ है, उसमें तो दलितों ने जब दबा के बीजेपी के खिलाफ वोट किया। वो तो अब चीज़ें थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रही हैं, लेकिन पिछले 25-30 साल का जो अनुभव है, पॉलिटिकल पार्टी भाई क्यों किसी को कोई चीज़ करेंगे? उनको लगेगा कि हम इनको कुछ करेंगे, इनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करेंगे तो हमको संदेश से देखेंगे कि क्यों हमको भर्ती कर रहा है ये। मैं आपको दिखा दूंगा, पब्लिक सेक्टर में जो 4 लाख महीने की तनख्वाह का आज पा रहे हैं, वो एमपी से भी ज़्यादा है। हाँ, वह भी बोलेंगे साजिश के तहत हमको यहाँ पर लगाया गया है। तो जो दलित चेतना जो डिस्टर्ब हुई है, जिसमें यह दिमाग में आ गया है कि अगर सरकारें हमें किसी न किसी वजह से नौकरी दे रही हैं, पेट्रोल पंप दे रही हैं, गैस एजेंसी दे रही हैं, नए नए कंपनियां खोल रही हैं, तो कहीं न कहीं साजिश हो रही है। हाँ, कहीं न कहीं हमारे हुक्मरान बनने के रास्ते को रोकने की साजिश है, क्योंकि दलित लोग अगर इस सिस्टम के हिस्से बन जाएंगे
तो फिर वो हुक्मरान बनने की लालसा कम हो जाएगी। दिस इज ए क्लियरली अनस्टेटेड Mindset. एस्पेक्ट इन दलित कॉन्शियसनेस, दलित चेतना में, जिसको कभी कहा नहीं गया, जिसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिसको कभी एनालाइज नहीं किया गया कि ऐसा दलित क्या सोच रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं न सोच रहा हूँ, लेकिन यह तो जनरल परसेप्शन ये गया कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन ज़्यादा था कि हम देश पे शासन करेंगे। हाँ, तो अगर दलित और इसमें शासन करेंगे तो सब कुछ ठीक करेंगे, ये जो हमको अधिकार अभी मिल रहे हैं, अधिकार नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो हम देंगे सब। तो अभी तो यूपी में पिछले कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए 2014 का, उसमें लिखा होगा 1000 फेलोशिप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को हर साल हम देंगे। लेकिन लोग माना नहीं। कौन? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोई विमर्श में नहीं आया। कोई विमर्श में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया था ना, अगर मेरा मोबाइल में चार्जिंग 50% से नीचे हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरा मोबाइल अभी कुछ देर बाद डेड हो जाएगा। ये मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वही समाज में भी है, दलित समाज में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि अगर हमको 1000 फेलोशिप दे रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो इनका क्या उद्देश्य है? जरूर कुछ कॉन्स्पिरेसी है, जरूर कुछ कॉन्स्पिरेसी है, ताकि सत्ता प्राप्त करने की हमारी लालसा कम हो जाए। चलिए अभी इस एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ और उसके बाद दूसरे एपिसोड में बात करेंगे सेकंड फेज की, जब यूपीए 1-2 और मोदी सरकार। यस। अभी बहन जी जब सीएम थी तो उन्होंने 25 लाख रुपए ठेकेदारी का दिया था एससी समाज को, जहाँ मैंने देखा वो विड्रॉ कर लिया है सरकार ने, लेकिन उसमें कोई आंदोलन, कोई विमर्श, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं समाज को। पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई सरकार आके देने लगे तो उसके खिलाफ उल्टा प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसीलिए जब मैं कई बार कह चुका हूँ ना कि जब तक अभी दलितों की ये जो जनरेशन है नीले झंडे वाली है, जो लगता है अम्बेडकर बाद के सबसे बड़े खिलाड़ी यही हैं, लगता है कांशीराम के बारे में हमसे अधिक ही जानते हैं, लगता है कि अम्बेडकर के बारे में हमसे अधिक ही जानते हैं, तो इन्होंने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तो दलित बस्ती में वोट भी मांगने नहीं जाती हैं प्रधानी के अलावा। बोला तुम हुक्मरान बन लो, अपना करते रहना। हाँ, उनको मालूम है, तो इनको क्या चाहिए, बाबा साहब की स्टैचू बना दो 100 फीट की, अम्बेडकर चौक नाम रख दो, बस। दलित समाज की यही नीड है। और ऐसा जो फैलाया गया है, दलित समाज के एक्टिविस्ट ने फैलाया है, इंटेलेक्चुअल्स ने फैलाया है, और दलित मिडिल क्लास ने चंदा दे करके इनको पाला है। अब ये जिम्मेदारी दलित समाज की बनती है ना कि अगर कोई दलित नौजवान पर्ची लेके जाए चंदा के लिए और बोले हम मिशन वाले आए हैं, और बोले कि प्राइवेटाइजेशन ने कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, तो उनको रोक लेना चाहिए अपने घर में और 4 परिवारों को और बुलाना चाहिए, भैया इनको समझाओ कि प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया। नहीं समझाओ, नहीं उनसे पूछो कैसे शुरू किया, ये बताओ क्या क्या बेचा। हाँ, तो चलिए अब अंतिम में एक आखिरी सवाल कि दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भोपाल डॉक्यूमेंट रिलीज किया, लागू किया, वो चल रहा है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। कब? कुछ ने किया? बीजेपी आते ही उमा भारती ने खत्म कर दिया। उसने पहले तो ये सरकार ने आदेश निकाला कि जो भी आदिवासी और दलित गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं वो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी होगी। वो कौन करेगा मैन्युफैक्चरिंग? तो मान लीजिए कि एक दलित लैपटॉप सप्लाई कर रहा है, तो बोले लैपटॉप बनाओ, तब पहले बनाओ। उमा भारती तो खुद पिछड़ी जाति की है, लोध पिछड़ी जाति की बात तो एक्सटेंड करना चाहिए था कि ओबीसी को भी एक्सटेंड कर दो। अब वो पिछड़ी जाति के बारे में कहना कुछ अच्छा मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई चीज कहूं। अच्छा, जब वो खत्म की उमा भारती तो मध्य प्रदेश में कोई रेसिस्टेंस प्रोटेस्ट नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज और भी आप हाइबरनेशन में चले गए, डर के मारे छुप गए? नहीं, मैंने कहा ये भाई ये बताइए कि मैंने पहले भी कहा है, मैं अपने बालकनी में जाके गमले से डेली में डायलॉग करूं तो हमारी वाइफ क्या करेंगी? पहले हमारी वाइफ बेटी से बात करेंगी कि देखो पापा को तुम्हारे क्या हो गया, गमले से बात कर रहे हैं, गमला कुछ बोल नहीं रहा है। दलित मिडिल क्लास ऐसा था
20 साल पहले ऐसा आज भी है। आप देख लीजिए, जब तक यह कंप्लीटली बर्बादी की साइकिल पूरी नहीं कर लेता तब तक यह विश्वास करता रहेगा कि कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया और कांग्रेस ने अपने घर के अंदर से भूमंडलीकरण शुरू किया और भारत इतना सुंदर सा देश था, हमारे लोग इतने भोले भाले थे, जमींदारों के यहाँ काम करते थे, अब शहरों में आके स्लम में रहते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं। इतने जो मिडिल क्लास तैयार हुए वो जो चंदा देने वाला है, यही तो कांग्रेस ने गलती किया। कांग्रेस ने जो चंदा देने वाला तबका पैदा कर दिया, कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए, शायद बाद में मालूम हो गया हो कि ये चंदा देने वाला तबका जो है बामसेप खड़ा करेगा, बीएसपी बनाएगा और कौन सा आपकी बिहार में मिला जुला के जो पूरा दलित डिस्कोर्स है, हाँ, उसमें आर्थिक मुक्ति के दस्तावेज नहीं है, यही बात है ना। मात्र यही नहीं, उसको सत्ता में हम आएंगे, यह पॉइजन पूरे शरीर में पूरे समाज में जा चुका है, पूरे समाज में जा चुका है। इसीलिए लीडर तो कुछ ही लोग बनेंगे ना, मतलब मायावती जी हैं, कुछ और लीडर होंगे। अरे तो इस लेवल की डिबेट डॉक्टर साहब, आप हम 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो देश विदेश घूम के आए हैं, रूलिंग क्लास एक चीज़ है और कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो गया दूसरी चीज़ है। इंडिविजुअल रूलर होना अलग चीज़ है, रूलिंग क्लास तो पूरा सोसाइटी होता है ना। हाँ, तो कोई बढ़िया प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन बढ़िया रूलिंग क्लास है, एजेंडा तय करता है। हाँ, तो ये दलित समाज के लोग ये जो जोर जोर से नारे लगाते हैं, नीला रंग ऐसे वैसे, जो तूफान मचा देते हैं, लगता है इनको एक बात कौन समझाए कि एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन गया तो समाज रूलिंग क्लास नहीं हो गया। चलिए, नीला रंग में कोई दिक्कत नहीं है, उसके फॉलोअर जो है उसमें दिक्कत है, तो गलत हाथ में नीला रंग जाएगा तो दिक्कत नहीं है। चलिए, सवाल तो उठते रहेंगे दोस्तों। ये पहला एपिसोड निजीकरण, मिथक या यथार्थ, किसने की शुरुआत कंपनी, सरकारी कंपनी को बेचने की? चंद्रभान जी थे। पूरा वीडियो देखिए, सुनाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में आपसे बात करने वाला हूं कि 2004 के बाद जब यूपीए 1-2 बनी 10 वर्ष, और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है 10 वर्ष, 20 वर्षों में क्या क्या हुआ, अगले एपिसोड में जरूर सुनिएगा। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।